नमस्कार, मैं हूं राकेश भाटी और आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के बारे में। कल जो इसका पहला पार्ट था, जो क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का वर्गीकरण, उसमें हमने इतिहास को बांटा था भी किस प्रकार से इतिहास जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। उसके बारे में हमने बातें कंप्लीट कर ली थी। मैंने कालक्रम उनका बता दिया था कि कौन सा पार्ट है वो किस प्रकार से विभाजित है, कौन सा पार्ट जो है वो कब से लेकर कब तक है। सारी बातें मैंने A to Z बढ़िया तरीके से आपको क्लियर करवा दी थी। इसके बाद में कुछ बेसिक बातें हो जाती है जो कई बार बता दी जाती है, उसमें अपने 10-15 मिनट खपत नहीं करेंगे बिना मतलब। ये कहा जाता है कि इतिहास क्या है, इति प्लस हास होता है, बीत गया वो इतिहास होता है। आजकल की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न ना तो पूछे जाते हैं और आने भी बंद हो गए हैं। कोई नहीं पूछता कि इतिहास क्या है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि इतिहास क्या होता है। केवल पॉइंट टू पॉइंट बातें पूछी जाती है हमारे से इतिहास में, और इसीलिए अपने जो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। कल मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक आपको इतिहास का करवाया था और उस टॉपिक के बिना इतिहास को अपने सीक्वेंस वाइज पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो साथियों आज अपने जो इतिहास है उसका पहला पार्ट मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल, और मैं आज बात करने जा रहा हूँ प्रागैतिहासिक काल की। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। पहला पार्ट रहेगा प्रागैतिहासिक काल। हिस्ट्री का पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल रहेगा। प्रागैतिहासिक काल जो है वो वह काल है, इसकी परिभाषा मैंने आपको करवा दी थी, कल बताया था। देखो, वह समय जब इतिहास न तो लिखा गया व ना ही पढ़ा गया। बड़ी अजीब सी बात है, फिर भी मेरे को लिखवानी पड़ी। देखो, एक बात है, जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ेंगे क्या अपने। और इतनी सारी चीज़ें अब वर्तमान में देखें तो लिखी पड़ी है, लेकिन पढ़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो इतिहास जो ना लिखा गया ना पढ़ा गया, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। दिमाग में फटाक एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि गुरुजी, जब ये इतिहास लिखा नहीं गया और पढ़ा नहीं गया, सीधी सी बात है, लिखा नहीं गया, तो हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो भाई देखो, जानकारी ये जो टाइम है इसकी मिलेगी अपने को पत्थर के औजारों से। उस समय की कोई सामग्री मिली है अपने को, कोई गुफा मिली है, कोई कंदरा मिली है, कोई कृषि के अवशेष मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, कोई चीज, कोई मटेरियल मिला है, उससे हम इसकी क्या करते हैं, जानकारी लगाते हैं। ठीक है, अब देखो जानकारी भी कैसे लगाते हैं। अब मान लो हड्डी का टुकड़ा है, आपने देखा, तो आप उसको हड्डी को देख के थोड़ी बता सकते हो अभी हड्डी इतनी पुरानी है। ठीक है, इसके बाद में कोई अनाज का दाना आप थोड़ी बता सकते हो। तो देखो, सबसे पहले एक बात और ध्यान में रखना कि ये जो जीवाश्म जितने भी हमारे को मिलते हैं, इनकी जब अपने आयु निर्धारण करते हैं तो इसमें विधि काम में ली जाती है, कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि है, उसमें कार्बन के समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है। और याद रखना एक बात और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, किसी भी ग्रह उपग्रह की आयु यदि निर्धारित करनी हो तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन में कौन सी विधि काम में लेंगे, कार्बन डेटिंग विधि काम में लेंगे। अब देखो, जानकारी मिलती है कहां से, उपकरण या औजार या जो वस्तुएं हैं उनसे इस काल की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। दूसरी बात जो है, एक विधि यहां पे पढ़ लेंगे, कार्बन डेटिंग विधि। कौन सी विधि रहेगी, कार्बन डेटिंग विधि। तो कार्बन डेटिंग विधि का मतलब क्या हो जाएगा, देखो जीवाश्मों की, जीवाश्म के चीज वह, देखो जीवाश्म बताऊंगा आपको मैं। जीवाश्म क्या होता है, जीव प्लस अंश, कि कोई भी जीव, कोई भी, चाहे वो
वनस्पति के रूप में हो, चाहे वो जंतु के रूप में हो, और उसका कोई अवशेष यदि भूमि में दबा पड़ा है हजारों सालों से और आज हमें वो मिले, तो उसको अपन लोग क्या कहेंगे साथियों, उसको अपने बोलेंगे जीवाश्म। तो यहाँ पे जीवाश्म की क्या करते हैं, आयु निर्धारण। जीवाश्म की आयु निर्धारण में कौन सी विधि काम में लेंगे, कौन सी विधि काम में लेंगे, अपने कार्बन डेटिंग विधि काम में ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बहुत आसान बातें हैं ये। इसके बाद में देखो कार्बन डेटिंग विधि में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन 14 का प्रयोग, कई बच्चे गलती करते हैं, कार्बन जो है ना, कार्बन के यहाँ 14 लिख देते हैं, यहाँ 14 लिखना गलत हो जाएगा। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, आवर्त सारणी में स्थान तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो जाएगी, ऊपर वाली साइड यहाँ अपने लिख देंगे। तो ये देखो कार्बन C14 का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगर अपने ग्रह की आयु ज्ञात करनी हो, ग्रह की आयु निर्धारण करनी हो, तो हम काम में लेंगे साथियों यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम डेटिंग विधि काम में लेंगे। कौन सी विधि काम में लेंगे, यूरेनियम डेटिंग विधि हम यहाँ पे काम में लेंगे। अब देखो प्रागैतिहासिक काल के बारे में, और ये जो काल है इसको अपने ये पत्थरों पे आधारित होने के कारण इसको अपने पाषाण काल भी कह देंगे। क्या कहते हैं इसको, पाषाण काल भी कहते हैं। तो क्लियर हो गई इतनी बातें। प्रागैतिहासिक काल मतलब हिस्ट्री का वो टाइम पीरियड जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, पत्थर के औजारों से मिलती है, और पत्थर के औजारों से जानकारी मिलती है। इस समय इतिहास लिखा नहीं गया है, और लिखा नहीं गया तो पढ़ा भी नहीं गया है। इसके बाद में जो है जानकारी उपकरण, औजार या कुछ पुरानी वस्तुओं से जानकारी मिलती है, लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता इस टाइम का हमें। कार्बन डेटिंग विधि जो है उस समय के जो जीवाश्म मिले उनकी आयु निर्धारण के काम में आती है, और ग्रह की आयु या उसका समय निर्धारण के लिए हम यूरेनियम डेटिंग विधि काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैंने लिखा कि ये जो इसकी जानकारी लगभग जो है पत्थर के औजारों से मिलती है, इसलिए ये जो टाइम पीरियड है इसको पाषाण काल भी कह देते हैं। ठीक है, ये जो इतना मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। इसके बाद में अपन लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब हाँ भाई ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, और बहुत आसान चीज़ें हैं, मन लगा के देखो इस चीज़ को और समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं करवाऊंगा ये सारी की सारी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो टाइम है ना प्रागैतिहासिक काल साथियों, इसको अपने 3 भाग में बांट देंगे। अध्ययन के लिए कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो देखो इसका विभाजन या वर्गीकरण अपन लोग कर देंगे कितने भाग में, 3 भाग में। सबसे पहला रहेगा पूरा पाषाण काल। कौन सा रहेगा, पूरा पाषाण। दूसरा साथियों इसमें रहेगा मध्य पाषाण काल, और तीसरा इसमें रहेगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, इनकी जानकारी मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारियां कल बताई थी, आज इनका मैं टाइम पीरियड आपको बता देता हूं। इसका टाइम रहेगा अनंत से लेकर 8000 ईसा पूर्व के बीच का टाइम रहेगा इसका। मध्य पाषाण का टाइम रहेगा 8000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच का टाइम रहेगा। नव पाषाण काल का टाइम 4000 से लगभग 2000 ईसा पूर्व के बीच का टाइम माना जाता है। लगभग मैंने यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया है। अब देखो पूरा पाषाण काल जो है उसमें सबसे पहले मानव ने क्या किया था, आग का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, आग का आविष्कार उसने किया था। अब यहाँ अगर बात करें मध्य पाषाण काल में, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पशुपालन है उसकी थोड़ी बहुत शुरुआत है वो मध्य पाषाण काल से मानी जाती है, मध्य पाषाण काल से मानी जाती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मानव ने जो है
हालांकि सही तरीके से पशुपालन विकसित उसने किया था नवपाषाण काल में, लेकिन इस समय के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो इस काल के पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश व बागोर वैसे भीलवाड़ा में है, राज्य राजस्थान रहेगा इसका। तो पशुपालन के जो प्रथम साक्ष्य वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से मिले हैं। ये यहाँ की महत्वपूर्ण बात हो जाएगी, ध्यान में रख लेना। लेकिन सही में अगर पूछ ले कि पशुपालन करना मानव ने कब प्रारंभ किया है, तो ज्यादातर नाम नवपाषाण काल ही करना है। यहाँ पे केवल क्या है, एक या दो जगह हैं केवल प्रमाण मिले हैं उस टाइम के, लेकिन सही तरीके से पशुपालन स्टार्ट किया था मानव ने कब, नवपाषाण काल में। इसके बाद की जो बात है नवपाषाण काल की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना आप, नवपाषाण काल में मानव ने खेती शुरू कर दी। क्या शुरू की थी मानव ने, खेती शुरू की थी। कौन से काल में, नवपाषाण काल में। देखो जुड़ी हुई चीजें रहेगी, खेती करेगा तो पशुपालन करेगा, खेत है और पशु है तो स्थायी आवास बनाएगा, और खेती है पशुपालन भी है तो बैलगाड़ी भी रखेगा, और बैलगाड़ी होगी तो बैलगाड़ी का पहिया भी होगा, सीधी सी बात है, तो पहिए का आविष्कार भी रहेगा इसमें। तो यहाँ पे खेती के साथ में उसने पशुपालन भी शुरू कर दिया। इसके बाद में उसने स्थायी आवास भी बना के रहना प्रारंभ कर दिया था, और एक चीज यहाँ पे उसने शुरू की थी, पहिए का आविष्कार। मानव ने सबसे पहला वैज्ञानिक आविष्कार कौन सा किया है, पहिए का आविष्कार किया है। अब एक चीज और ध्यान में रखना यहाँ पे, अब हमारी बात हो रही है नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल से संबंधित आपको एक बात बता देता हूं मैं यहाँ पे। देखो सबसे पहला जो औजार उसने काम में लिया था, प्रथम औजार मानव ने काम में लिया था कुल्हाड़ी। सबसे पहला औजार मानव ने कौन सा काम में लिया था, कुल्हाड़ी काम में लिया था। इसके बाद में जो है सबसे प्रथम की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम उसने काम में लिया गया अनाज, प्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो था जौ। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मानव ने सबसे पहले जो अनाज काम में लिया था वो कौन सा अनाज था, जौ काम में लिया था। इसके अलावा अगर अपन लोग बात करें, इसके अलावा नवपाषाण काल की अगर बात करें अपने, तो चावल के साक्ष्य की भी बात आती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चावल के जो साक्ष्य हैं इस काल के, नवपाषाण काल के चावल के साक्ष्यों की मैं बात कर रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य है, अलग अलग स्थानों पे अपने को मिल जाएंगे, लेकिन नवपाषाण काल के चावल के जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं कहां से, कोल्ली डिलवा कहां पे है, इलाहाबाद में है। कहां पे है, इलाहाबाद में। तो चावल के प्रथम जो साक्ष्य है वो कहां से मिलते हैं, कोल्ली डिलवा नाम की जगह है, और जहां पे जो कहां पे पड़ती है, इलाहाबाद यूपी में पड़ती है। तो यहाँ तक कि साथियों मानव के बारे में, मानव इतिहास के बारे में प्रारंभिक जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। पहला औजार है, पहली जो अनाज उसने कौन से काम में लिया, उसके बाद में चावल वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दी है। उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद में स्क्रीनशॉट इसका ले लो और फिर अपने थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी जानकारी कंप्लीट होती है यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल के बाद में मैं आपको करवाऊंगा, हमने पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक काल के बाद में आद्य ऐतिहासिक काल आता है, और आद्य ऐतिहासिक काल के दो भाग हैं, एक तो है सिंधु सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। आज अपन लोग पहले बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता पढ़नी है अपने को, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करनी है। देखो यहाँ पे मैं बात करूंगा आज सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता।
साथियों जब अपने रट्टा मारने के लिए इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो सीधा सीधा अपने रट लेते हैं भी ये वहाँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में जो कन्फ्यूज़न रहता है वो ये रहता है कि जैसे उदाहरण के लिए मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में करवाया हड़प्पा सभ्यता, फिर मैंने करवा दी उसके बाद में मान लो मोहनजोदड़ो करवा दी। उसके बाद में क्या है, बच्चा कई बार पूछता है कि गुरुजी सिंधु घाटी सभ्यता न्यारी है गे, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता ही है मेन है, और उसके कई अलग अलग महत्वपूर्ण केंद्र है, उसके कई अलग अलग भाग हो जाएंगे जिनके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता तो पूरा जो क्षेत्र था वो, इसके बाद में उसके अंदर जो महत्वपूर्ण नगर विकसित हुए थे उनमें कोई हड़प्पा नाम की सभ्यता विकसित हुई, उसके अंदर मोहनजोदड़ो भी है, उसके अंदर बागोर भी है, कालीबंगा भी है, बेराठ भी है, ठीक है, इसके बाद में रोपड़ भी है। ये बहुत सारी सभ्यता के केंद्र विकसित हुए थे अलग अलग। ये जो चीज़ है ये आपको समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको नहीं समझोगे तो अपने को ये लगता है कि अपने हड़प्पा पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया, अभी सिंधु घाटी सभ्यता और पढ़नी है। ये लगभग बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए बहुत बेसिक तरीके से आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ताकि एक जो चीज़ है जैसे जैसे पढ़ते जाओ आपके दिमाग में सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता का ही निवासी हूँ, और या मैं हड़प्पा का निवासी हूँ, मेरे चारों तरफ का माहौल ये है, मेरे चारों तरफ ऐसे औजार हैं, ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे पुरुष हैं, इस प्रकार से व्यापार है। मतलब पूरा इतिहास को जब तक पूरे मन में ढाल के उसको नहीं पढ़ते हैं तब तक इतिहास ऐसा विषय है रट्टा नहीं मार सकते आप लोग। तो सीक्वेंस वाइज आप कल्पना कर करके पढ़िए उसको। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता क्या चीज है, कौन सी जगह की मैं बात कर रहा हूं, वो चीज मैं आपको एक डायग्राम से क्लियर करवाऊंगा। देखो आपको पता होगा कि इस प्रकार से हमारा भारत है। ये चलो डायग्राम अपने थोड़ा कम काम में लेना है, इसलिए मैं आपको बस यहीं तक की बातें बताऊंगा। ठीक है, यहां तक की बातें अपने को काम में लेनी है इसमें, ठीक है। ये अपना भारत है, उत्तरी भारत है। यहां एक जगह पड़ती है जिसका नाम है यहां पे मानसरोवर है। कौन सी जगह है? मानसरोवर। मानसरोवर जो है वो कहां पे है? तिब्बत के अंदर। यहां मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है साथियों, और इस नदी का नाम रहेगा सिंधु। इस नदी का नाम क्या रहेगा? सिंधु। और आगे ये पाकिस्तान होके चली जाएगी कहां पे? ये चली जाएगी अरब सागर में चली जाएगी। कहां चली जाएगी? अरब सागर। और प्रॉपर अगर उद्गम की मैं बात करूं तो बोखर चू नाम का ग्लेशियर है। बोखर चू नाम का ग्लेशियर है, वहां से ये नदी निकलती है। मानसरोवर के इधर वाली साइड पास में ही चीमा युगदुग नाम का एक ग्लेशियर और है, और वहां से नदी निकल जाती है ब्रह्मपुत्र। कौन सी निकल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकल जाती है, जो इस प्रकार से बहती है। चलो खैर छोड़ो, अपनी बात करनी है सिंधु नदी की। तो ये नदी है सिंधु। कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो है ना, इसी को सिंधु नदी को तिब्बत के अंदर सिंगी खबान भी कहते हैं, या इसको शेर मुख भी कहते हैं। ये इस नदी के अन्य नाम यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद में नदी आगे बढ़ती है और फिर प्रवेश करती है हमारे भारत के जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्से के अंदर प्रवेश करती है। समझ आ रहा है ना बढ़िया तरीके से? देखो यहाँ से बोखरचू नाम का तिब्बत में ग्लेशियर है, ये नदी आपको दिख रही होगी, ठीक है। पानी है इसमें, गौर से देखो इसको जूम करके, पानी है इसमें, बहती हुई है, बहता हुआ पानी है, नदी बह रही है, ठीक है। अब देखो ये नदी हो गई सिंधु। ये जो सिंधु नदी है ना, इसको यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा। यूनानी जो लोग थे ना, उन्होंने सिंधु नदी का नाम रखा था इंडस।
और इंडस के बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, जो दिमाग में कई सारे डाउट हमेशा आते हैं। देखो, सिंधु को कहा यूनानियों ने इंडस, और इंडस नदी के आसपास निवास करने वाले लोग कहलाए थे इंडियन। क्या कहलाए? इंडियन। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस वैली भी नाम देते हैं। अब देखो, ये जो नदी है ना, इस नदी का नाम अपने लेते हैं सिंधु। क्या नाम लेते हैं? सिंधु। तो महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे क्या रहेगा कि सिंधु है ना, और सिंधु घाटी क्षेत्र के जो लोग हैं वो सै शब्द का उच्चारण है करते थे। सै को क्या बोलते थे? है। जैसे बिश्नोई समाज में या पश्चिमी राजस्थानी समाज में या पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में आज भी बोला जाता है, जो शीरो है, शीरन के कगा हीरो, कि आज हीरो खाए है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सै को वो क्या बोलते हैं? है बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, सिंधु का धीरे धीरे नाम जो है, सिंधु के आसपास रहने वाले लोग हैं वो पहले तो सिंधुवासी थे या सिंधववासी कहलाए थे, और इसके बाद में सै का है बन गया, और धीरे धीरे वही लोग क्या कहलाए हैं? हिंदू। तो हिंदू एक धर्म का नाम ना होके हिंदू एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इंगित करने वाला नाम है। अगर धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म जो है वो धर्म नहीं है, उससे पहले जो सनातन धर्म है, ठीक है, हिंदू समाज का मुख्य धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है। और हिंदू धर्म ना होके हिंदू यहाँ रहने वाले जो प्राणी हैं जितने भी, उनको अपने क्या कहेंगे? हिंदू। ठीक वैसी ही बात है, बिहार में रहने वाला आदमी क्या कहलाएगा? बिहारी। हरियाणवी जो आदमी, हरियाणा का रहने वाला आदमी हरियाणवी कहलाएगा। पूर्वी भारत का आदमी उसको केवल पूर्वीय शब्द से संबोधित करते हैं। इसके बाद में जो है राजस्थान का आदमी या मारवाड़ का आदमी है तो उसको मारवाड़ी कहेंगे अपने। ठीक उसी प्रकार से सिंधु घाटी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे? हिंदू कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? हिंदू कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और इसमें अलग अलग जाति संप्रदाय होते हैं। जैसे अपने नाम लिया कि ये तो बिहारिया है या बिहारी है। ठीक है, अब उसमें अलग अलग जातियां भी होती है। ब्राह्मण होते हैं, जाट होते हैं, उसमें राजपूत होते हैं, नाई, कुम्हार, सुथार, जितनी भी जातियां हैं। ठीक है, इसके बाद में मेहगवाल, नायक, जो जितनी भी जातियां हैं वो सारी जातियां इसमें पाई जाती है। बनिया भी होते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट और उस क्षेत्र के कारण वो हमें एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हम उनको देख के क्या बोलेंगे कि ये लोग जो क्या हैं? ये बिहारी है, बबुआ लोग हैं, बिहारी लोग हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ के लोग क्या कहलाए हैं? हिंदू कहलाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें एक चीज का पता है कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं झेलम, सॉरी चिनाब है, झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है। ये इतनी जो नदियां हैं ये यहाँ पे क्या हैं? स्थित हैं। अब इतनी नदियां हैं, ये 5 नदियां हैं मुख्य। 5 नदी कौन कौन सी रहेगी? जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये नदियां ऐसे आती है। 5 नदियों वाला जो ये जो एरिया है ना, इतना जहाँ ये 5 नदियां बहती है, इस 5 नदियों वाले एरिया का नाम पड़ा है पंजाब। क्या नाम पड़ा है इसका? पंजाब नाम पड़ा है। तो देखो ये पंजाब क्षेत्र हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कहाँ पे है, ठीक है, देखो तो यहाँ पे रहेगा, सबसे पहले रहेगा जम्मू कश्मीर में मांडा नाम की जगह, मांडा रहेगा जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में एक जो जगह है, सॉरी यहाँ ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे लिखना है इसको थोड़ा सा, यहाँ पे एक जगह रहेगी मांडा। ठीक है, मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे नदी कौन सी रहेगी? झेलम। ठीक है, कौन सी नदी रहेगी? झेलम नदी के किनारे ये रहेगा, मांडा रहेगा। इसके बाद में दक्षिण में अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली थी, इंडस वैली कहाँ तक विस्तृत थी, तो यहाँ पे दक्षिण में एक जगह रहेगी जिसका नाम रहेगा दायमाबाद। दक्षिण में दायमाबाद है। दायमाबाद जो है वो नदी अगर पूछे तो कई जगह गोदावरी भी लिखते हैं और कई जगह इसको परवरा नदी भी लिख देते हैं। तो दायमाबाद कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पूर्व में कहाँ तक फैली थी,
तो पूर्व में अगर पूछ ले कहाँ तक फैली थी, तो पूर्व में फैली थी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पड़ता है कहाँ पे, मेरठ में। और मेरठ से बहुत सारे लोग ITI करते हैं, तो आपको पता होगा मेरठ कहाँ है, यूपी में। और 1857 का संग्राम जो है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी, मेरठ से, ठीक है। अब ये पूर्व पश्चिम यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। इसके बाद में अगर अपन लोग बात करें कि पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ तक था, तो पश्चिम में अगर अपन लोग इसकी बात करें तो पश्चिम में इसकी बात करेंगे अपने इस प्रकार से। पश्चिम में बात करें तो बलूचिस्तान, ठीक है, अलग है, अभी विवादित है ये, लेकिन पाकिस्तान में काउंट होता है ये, ठीक है। यहाँ पे एक जगह थी सुतकांगेडोर, ठीक है। और नदी यहाँ पे पूछे तो यहाँ पे ध्यान में रखना आप, दाश्क नदी। कौन सी नदी रहेगी, दाश्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर नाम का स्थल था, ठीक है। सुतकांगेडोर कहाँ पे था, दाश्क नदी के किनारे था। और यहाँ तक हमारी जो सभ्यताएं हैं इसका पश्चिमी विस्तार माना जाता है। पश्चिमी विस्तार कहाँ तक माना जाता है, हमारा सुतकांगेडोर तक माना जाता है। और सुतकांगेडोर कहाँ पे पड़ता है, हमारा ये बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान किसका हिस्सा हो जाएगा, अभी तो ये विवादित हिस्सा है, वैसे इसको पाकिस्तान में मानते थे, लेकिन जल्द ही बलूचिस्तान ये बता रहे हैं कि एक नया देश बनने जा रहा है, ठीक है। चलो छोड़ो, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो ध्यान में रखना कोई भी सभ्यता, अच्छा आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, इंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे हैं, इंडन नदी के किनारे है। तो साथियों मैंने ये जो क्षेत्र आपको बताया है ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। इसके इन चारों जगहों के बीच में जो सभ्यता, जो संस्कृति फली फूली थी, उसी को हमने नाम दिया है सिंधु घाटी सभ्यता। या इसको अपने 7 नदियों वाला एरिया है, यहाँ पे 5 और 2 7 नदियों वाला एरिया भी है, तो इसको सप्त सैंधव प्रदेश भी कहेंगे। यहाँ के लोग हैं वो सैंधववासी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सैंधववासी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थान, जैसे हमने मांडा या आलमगीरपुर, दायमाबाद या सुतकांगेडोर पढ़ा, याद रखना कोई न कोई सभ्यता स्थल जो है वो नदी के ऊपर विकसित रहा है। नदियों के बिना सभ्यता विकसित नहीं हो सकती थी, क्योंकि नदी पीने के पानी का सोर्स भी है, खेती करने के लिए भी अपने नदी काम में लेते हैं, पानी काम में लेते हैं। छोटी मोटी जगह पे अपने यातायात करेंगे तो भी अपने क्या काम करेंगे कि नदियों का सहारा लेंगे नाव वगैरह के लिए। दूसरी बात दिमाग में प्रश्न ये आता है कि गुरुजी मानव ने स्टार्टिंग में इसी क्षेत्र को अपनी संस्कृति बसाने के लिए क्यों चुना। तो यहाँ पे देखो कारण इसके मैं बताता हूँ कि पहली बात तो ये इतना एरिया जो है ये मैदानी है, बाकी पहाड़ पठार है, ये एरिया मैदानी है। यहाँ मैदानी भाग में यहाँ नदियाँ भी बहती है। अब पठारी भाग में, पर्वतीय भाग में भी नदी बहती है, लेकिन मैदानी भाग सबसे अच्छा क्यों है, क्योंकि मैदान है, नदियाँ बहती है। नदियों के पानी से मैदानी भाग में हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। खेती करने के लिए मैदानी भाग बढ़िया है, और नदियाँ अपना जल लेकर आती है तो भी सुविधा रहेगी। दूसरी बात, यहाँ पे अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर मानव कहीं पे यातायात करना चाहता है, कोई चीज़ आयात निर्यात करना चाहता है या यात्रा करना चाहता है, तो भी मैदानी भाग और यहाँ की नदियाँ उसके लिए क्या थी, बढ़िया थी। दूसरी बात, पशुपालन, पशुधन सबसे बड़ा धन उस समय माना जाता था, तो पशु पालने के लिए भी सबसे अच्छा स्थान गाय भैंस के लिए कौन सा है, मैदानी भाग। तो ये कुछ चीज़ें रही थी कि जल, पीने का जल, ठीक है, कृषि के लिए जल, नदियाँ, परिवहन, ठीक है, खेती, पशुपालन और खनिज, इन सभी जगहों के लिए उसको सबसे अच्छा एरिया कौन सा लगा, ये वाला एरिया लगा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है ये उसको सबसे बढ़िया लगा, और मानव ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो है या अपनी सभ्यता है वो कहाँ पे बसाई थी, इसी क्षेत्र में उसने क्या की थी, बसाई थी। अब ये पूरा एरिया था जिसमें विभिन्न नदियों के किनारे
छोटे मोटे नगर जो है वो स्थापित होने लगे और व्यापार होने लगा। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे अपन लोग बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की, तो सिंधु घाटी सभ्यता तो पूरा एरिया है और इसके अंदर मुख्य मुख्य कुछ नगर थे, जैसे मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा है। कौन सा है? हड़प्पा है। इसके बाद में यहाँ जैसे मान लो कालीबंगा हो जाएगा, इसके बाद में पंजाब में जैसे मान लो रोपड़ हो जाएगा, गुजरात में जैसे मान लो यहाँ पे रहेगा लोथल रहेगा। ठीक है, इस प्रकार की ये जो जगह मैंने बताई है ये सारे स्थान कोई ना कोई महत्वपूर्ण नदियों के किनारे बसे हुए थे और इन स्थानों को सिंधु घाटी सभ्यता में अपने अलग से पॉइंट बना के डिटेल से करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता तो पूरी संस्कृति हो जाएगी और ये उसके सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण क्या माने जाएंगे? केंद्र बिंदु माने जाएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में पूरी डिटेल से अपन लोग बात करेंगे। अब देखो एक चीज कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने क्लियर करते हैं। और ठीक है, तो ये मैंने बेसिक जानकारी आपको बता दी। दिमाग में डायग्राम बन गया होगा बढ़िया तरीके से कि आंख बंद करते ही दिमाग में ये आना चाहिए कि ये वाला एरिया है, मैं यहाँ हूँ, मेरे को इसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में मेरे को पढ़ना है। इस प्रकार से दिमाग में एक चित्र सेट कर लिया करो कि आपको लगना चाहिए कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता का आदमी हूं और यहाँ मोहनजोदड़ो है, यहाँ हड़प्पा है, यहाँ कालीबंगा है, यहाँ बागोर है, यहाँ फलाना है, ढिंकाना है, जितनी भी बातें। ठीक है, ये डायग्राम अगर दिमाग में बैठ गया और मन में बढ़िया चित्र इसका बन गया, इसके बाद की बातें बड़ी आसान रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, अब अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में अपने आगे की बात यहाँ पे करने जा रहे हैं और उस पर थोड़ा सा आप और ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में अपने यहाँ तक की बात कंप्लीट कर ली है। आगे देखो सिंधु घाटी सभ्यता में हम बात करेंगे कि एक बात तो यहाँ की जानकारी वगैरह है वो कार्बन डेटिंग विधि या C14 से, कार्बन के समस्थानिक C14 से अपने क्या करते हैं, इसका आयु निर्धारण करते हैं, कालक्रम निर्धारण करते हैं। और अगर बात करें किसी ग्रह की आयु निर्धारण तो उसके लिए यूरेनियम डेटिंग विधि हम काम में लेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले नगर नियोजन किस प्रकार से था, तो नगर नियोजन की मैं बात करूं तो बड़ा रोचक था। यहाँ की जो गलियां हैं वो एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पे काटती थी। किस पे काटती थी? समकोण पे काटती थी। इस प्रकार से यहाँ पे नगर नियोजन व्यवस्थित था। दूसरी बात जो है यहाँ पे नगर नियोजन की शैली कौन सी काम में ली गई थी, नगर नियोजन की शैली कौन सी काम में ली गई थी। तो यहाँ पे देखो नगर नियोजन इस प्रकार से बने थे, जैसे मान लो ये गली है, दूसरी गली ऐसे है, तीसरी गली ऐसी है, इसके बीच में एक गली ऐसे है, एक गली इस प्रकार से। तो ये आपको एक जालीनुमा संरचना सी प्रतीत होती है जी। बिल्कुल इसी विधि को, इस प्रकार से जो नगर बनाए गए उसी को नाम दिया गया था जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति या इसको नाम दिया गया था ऑक्सफोर्ड पद्धति या इसी को नाम दिया गया है चेम्सफोर्ड पद्धति। कौन सी नाम दिया गया है? चेम्सफोर्ड पद्धति नाम दिया है। तो नगर नियोजन के बारे में आप समझ गए होंगे कि नगरों की बनावट बसावट किस प्रकार से हुआ करती थी। और इसके बाद में महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना, यहाँ पे घरों के दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते थे। यहाँ जब मैंने इतिहास पढ़ना शुरू किया तो मेरे भी बड़ी समस्या हुई थी और आपको भी ये प्रॉब्लम आई होगी कि गुरुजी घरों के दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते। लेकिन देखो बिना टीचर के जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा और आप भी उसी प्रकार की कल्पनाएं करोगे, विचित्र कल्पनाएं। मैंने जब पढ़ा तो मेरे को ये लगा
कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं उनके दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते थे। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कोई अंडरग्राउंड सिस्टम उनमें रहा होगा, या एक छत से दूसरी छत के ऊपर होके जाया करते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अगर रात को कहीं जाना पड़ जाए और अपने किसी दूसरे की छत से होकर जा रहे हैं और रात का 2 बजे का टाइम है, तो सीधी सी बात है कि सुबह सुबह न्यूज़ ये बनती होगी कि सेंध लगाकर घर में घुसा, महिला से छेड़छाड़ की, ठीक है, इस प्रकार की बातें छंतर लगा देते हैं लोग बेवजह सीधे ही आजकल, ठीक है। तो फिर मेरे समझ में आ गया कि दूसरे के घर से होकर तो नहीं जा सकते हैं, जाना भी नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है। इसके बाद में देखो, गलती किसी की भी हो, लेकिन दोष आता है, दोष ये आता है बहला फुसलाकर अपहरण वगैरह इस प्रकार की खबरें बड़ी तोड़ मरोड़ के बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन खैर छोड़ो, अपने इतना डीपली जाना भी नहीं है, सबको पता होता है कि क्या हुआ है, बहला फुसला के कोई घर में नहीं घुस सकता भाई, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपने सिंधु घाटी सभ्यता में वापस आते हैं, वहाँ के लोग बढ़िया हुआ करते थे। फिर मैंने सोचा कि अंडरग्राउंड होके जाते होंगे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने एक बार गुरुजी मिले मेरे को कोई, मैंने उनसे कहा भी गुरु ये मेरे समझ से बाहर है कि लोग जाते कहाँ से थे। तब उन्होंने कहा कि बच्चा पूरी बात पढ़, और पूरी बात जब उन्होंने पढ़ाई वो ये थी कि घरों के दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते थे, गलियों में खुलते थे। गलियों में खुलते थे। तब मेरे ध्यान में आया कि सड़क अलग होती है, गली अलग होती है। तो मेन रोड पे दरवाजे नहीं खुला करते थे, दरवाजे कहाँ खुलते थे, गलियों में खुला करते थे, ठीक है। तो ये जो बेसिक बातें हैं उस समय के नगर नियोजन के बारे में, घर कैसे थे, किस प्रकार से शैली, कौन सी शैली में बनावट थी उनकी, किस प्रकार से बसे हुए थे, ये हमने बेसिक बातें कर ली है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं इसको अपने इसी पार्ट में यहाँ तक पढ़ेंगे, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो अपना पार्ट है इसका पार्ट 2 भी अपने हैं, इसके बाद में अपने अपलोड कर दिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में अपनी इतनी ही बातें पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज के वीडियो का मेरा मतलब केवल इतना था कि बच्चे को मैं और आपको ये समझा दूं केवल कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कहाँ तक विकसित है, क्यों नाम पड़ा, कौन सा एरिया है, हड़प्पा क्या है, मोहनजोदड़ो क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी कि सिंधु घाटी सभ्यता का लंबा चौड़ा एरिया है, उसके अंदर छोटे छोटे नगर बसे थे जिनको अपने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और ये नाम दिया है। इतना सारा क्लियर होने के बाद में अब इसके बाद की जो वीडियो होगी जिसमें हम महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, तो वो केंद्र जो है अपने बढ़िया तरीके से कंप्लीट होते जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी जो मैंने आज की वीडियो में कराई है, और ये वीडियो जिस बच्चे ने बढ़िया तरीके से देख ली, ये मानो सिंधु घाटी सभ्यता वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।